सभी को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। मैं सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं डॉक्टर निशांक शेखर ठाकुर और मैं रहने वाला वैसे बिहार का हूँ, बट प्रेजेंटली मैं नोएडा में रहता हूँ और मैं HCL हेल्थ केयर में एज ए फिजिशियन एंड क्लिनिकल कार्डियोलॉजिस्ट कार्यरत हूँ। इसके पहले मैं मैक्स में, फोर्टिस में, मेदांता में भी मैंने काम किया हुआ है एट वेरियस लेवल्स। और मैं कैंपस क्रॉनिकल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे आज मौका दिया आप लोगों के बीच आने का। अगर आप लोग सुन पा रहे हैं कोई भी, तो मुझे प्लीज़ आप अपना एक मैसेज भेज दीजिए थम्स अप के रूप में, या फिर कोई भी वर्ड्स लिख के कि हाँ सुनाई दे रहा है, आवाज़ अगर क्लियर है तो जैसे कि आज का टॉपिक है, आज का क्या, आजकल तो सभी जगह यही टॉपिक है, कोरोना वायरस कोविड-19। तो कोविड-19 को मैं कोविड-19 मात्र नहीं बोलूँगा, मेरे नज़र में कोविड-19 एक सिंड्रोम है। इसको मैं कोविड-19 सिंड्रोम के रूप में बोलूँगा। और इसको सिंड्रोम क्यों बोलूँगा? सिंड्रोम का मतलब क्या हुआ? सिंड्रोम का मतलब है जिसके बारे में विथ सर्टेनिटी आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, मतलब एक ऐसा डिजीज़ जो मिस्टीरियस है या कंप्लीट जानकारी नहीं है। तो कोविड-19 जब शुरू हुआ था, और ये इसको हम बोलते हैं कोरोना काल, जैसे हर बार काल और युग आता है, तो 2019 का एंड और अभी तक 2019 एंड 2020, टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2019 एंड नाउ इन 2020 हम लोग कोरोना काल में जी रहे हैं। तो कोरोना काल में इसको मैं कोरोना सिंड्रोम के नाम से इसलिए बोलूँगा कि ये जब शुरू हुआ था वुहान सिटी से, तो कहा गया था कि ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है। इस पे डाउट था। नमस्कार रितु तिवारी जी। तो इस पे डाउट था कि क्या ये मैन मेड वायरस है कि क्या ये नेचुरल वायरस है। उसके बाद शुरुआत में ये डाउट के बाद अभी तक इसका क्लैरिटी नहीं मिला है ऑफिशियली। और उसके बाद इस वायरस की इनिशियली कहा गया कि ये वायरस आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है, यानी कि फीवर होगा, फीवर के साथ गले में खराश, गला दर्द और साथ में ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो सकता है, चेस्ट में हैवीनेस हो सकता है। इसको लेके हम आगे शुरू हुआ था हमारा, बट धीरे धीरे अलग चीज़ें पता चलने लगी। उसके बाद कहा गया था कि ये जो वायरस है वो एनिमल ईटर्स में ज़्यादा होगा, ना कि वेजिटेबल ईटर्स में, बट ये भी नहीं रहा। उसके बाद कहा गया कि सर्टन दवाइयाँ हैं जो कि यूज़फुल हैं, लेकिन उसका भी कोई ऐसा सॉलिड प्रमाण नहीं मिला। तो इन वेरियस वेज ये वायरस अलग अलग तरीके से, जैसे धीरे धीरे जैसे जैसे जानकारी बढ़ी, तो अब पता चल रहा है कि ये वायरस एक सिस्टमिक डिजीज़ करता है और मल्टीपल ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करता है, ना कि केवल रेस्पिरेटरी सिस्टम को। और ये वायरस आजकल तो ये देखने को मिल रहा है कि पहले कहा गया था कि बुखार होना मस्ट है, बट अब तो ये देखने को मिल रहा है प्राइवेट प्रैक्टिस में कि इस वायरस में केवल वीकनेस एक इम्पॉर्टेंट साइन है। मैंने कई पेशेंट्स देखे जिन्होंने कि केवल वीकनेस की बात की थी कि बहुत कमज़ोरी लग रहा है, और जब टेस्ट किया गया तो उसमें कोविड पॉजिटिव था। तो केवल कमज़ोरी, बिना फीवर के भी कोरोना पॉजिटिव आ रहा है। उसके बाद लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट देखा गया। उसके बाद पेट के सिम्टम्स, एब्डोमिनल पेन और डायरिया, लूज मोशन, सिवियर वाटरी डायरिया बिना फीवर के, ये भी देखा गया। तो यानी कि सिम्टम्स भी अभी तक कंफर्म नहीं है कि एक्चुअली इसके सिम्टम्स केवल यही हैं या और भी सिम्टम्स हैं, टिपिकल हैं या एटिपिकल भी सिम्टम्स हैं। तो इसीलिए मैं इसको एज ए सिंड्रोम लेबल कर रहा हूँ कि ना ही इसका कोई डेफिनेटिव इलाज है। अब शुरुआत में लगा कि ये वर्ल्ड पॉपुलेशन को वाइप आउट कर देगा, 50% लोग का इफेक्ट कर देगा। फिर ग्रेजुअली देखा गया US और अपने UK, इन लोगों, स्पेन, वहाँ पे धीरे धीरे प्लेटो आने लगे कर्व में। मगर फिर बोला जा रहा है कि चाइना में नए डिजीजेस आ गए, नए लेवल के बीमारी, कोविड-19 फिर से आने लग गया। पहले कहा गया कि ये वायरस शायद जैसे आपको आज हुआ है तो दोबारा भी हो सकता है, बट बाद में इसको गलत माना गया। तो ओवरऑल जब आप देखेंगे तो हाईली कंफ्यूज्ड स्टेट रहा, इसीलिए इसको मैं कोविड-19 सिंड्रोम के रूप में लेबल कर रहा हूँ। बट एज ऑफ डेट जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से अब इसमें यह भी है कि जितने इन्फॉर्मेशंस मिल रहे हैं, ये आप इसको पत्थर का लकीर मत मानिए, जो आज मैं बात कर रहा हूँ वही करेक्ट है, क्योंकि हो सकता है कि कल को ये प्रूफ हो जाए कि वो गलत है या चेंज हो जाए, मॉडिफाइड हो जाए। ये WHO खुद कई बार यूटर्न ले चुका है। तो अभी जो चल रहा है पता, जब देखेंगे अगर, तो शुरुआत में लग रहा था कि अमेरिका ने अपना पीक अचीव कर लिया है, बट अब हर डे एक नया पीक आ रहा है।
यानी कि वायरस की मल्टीप्लिकेशंस अभी भी अच्छे खासे लेवल पे चल रही है, इन्फेक्टिविटी बहुत अच्छी चल रही है। अभी भी इंडिया में इस वायरस के वजह से रोज़ का करीब 31,000 इफेक्ट हो रहे हैं। तो वायरस अभी कम नहीं हुआ है। हमें इस वायरस को, अब जो मुझे लग रहा है कि हम लोग इस वायरस से हमने डरना कम किया है, लेकिन वायरस की इन्फेक्टिविटी कम नहीं हुई है। एक चीज़ लेकिन ज़रूर हुआ है कि इस वायरस का रेट ऑफ मोर्टेलिटी इंडिया में डेफिनेटली कम रहा है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। उसका एक चीज़ हो सकता है कि इंडिया, अब जब स्टडी करेंगे जो इंडिया की और फॉरेन मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड की, तो इंडिया ने लॉकडाउन जल्दी शुरू किया था। प्रोबेबली ये भी हो सकता है कि इंडियन पॉपुलेशन में यंगस्टर्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द वेस्टर्न पॉपुलेशन। उसके अलावा कोरोना वायरस में ये भी देखा गया है कि मैंने जितने पेशेंट्स को देखा, तो जिसका कोविड पॉजिटिव आया उसमें कहीं ना कहीं विडाल टेस्ट पॉजिटिव, टाइफाइड के लिए पॉजिटिव। तो प्रोबेबली अगर हमारे कंट्री में हम लोग अक्सर मलेरिया, टाइफाइड, टीबी और ऐसे ढेर सारे बीमारियों के शिकायत रहती है हम लोग में, जिस वजह से क्रॉस इम्यूनिटी भी हम लोगों को हो रहा है। तो मे बी उनके लिए जो हम ट्रीटमेंट लेते हैं, और क्योंकि हम उनसे इम्यून्ड हैं, तो शायद इस वायरस से भी थोड़ा बहुत हम इम्यून्ड हैं। और डॉक्टर संदीप गुलेरिया जो एम्स के हैं, जो कि अपने कोविड पैंडमिक इंडिया में उसके मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनका ये कहना था कि इस वायरस से जो इम्यूनिटी आ रहा है वो केवल एंटीजन एंटीबॉडी वाली इम्यूनिटी से थोड़ा एक्स्ट्रा भी है, जिसमें ह्यूमरल इम्यूनिटी, टी सेल इम्यूनिटी की भी उन्होंने बात की थी। और जितना हम लोग सोच रहे हैं उससे थोड़ा सा लगता है ड्यूरेशन ज़्यादा है। एग्जैक्टली कितने दिन तक इम्यूनिटी मिलता है इसके ऊपर ना उन्होंने कमेंट किया है और ना और किसी ने कमेंट किया है। मतलब अभी इस पे डाउट, इम्यूनिटी डेफिनेटली है, कितने दिन तक रहेगा, 3 महीने रहेगा, 4 महीने रहेगा, 6 महीने रहेगा, इस पे डाउट है कि कितना दिन तक लास्ट करेगा, ज़िंदगी भर लास्ट करेगा कि नहीं, इस पे डाउट है। मगर अक्सर जहाँ तक एक्सपीरियंस कहता है, जैसे H1N1 पैंडमिक आया था पहले भी, तो और इन्फ्लुएंजा क्योंकि आरएनए वायरस है, तो ये जो इम्यूनिटीज़ होती हैं इस वायरस को लेके, ये हमेशा केवल उस पर्टिकुलर सीज़न में ही आपको बचाती है। वैक्सीनेशंस अंडर ट्रायल है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीनेशंस अंडर ट्रायल है, ग्लोबली भी और इंडिया में भी। अब ये वैक्सीनेशंस क्या हमें उस लेवल की इम्यूनिटी दे पाएगी, इसका अभी बताना बहुत मुश्किल है। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो इंडिया में डेफिनेटली केसेस बढ़ते हैं, बढ़ ही रहे हैं और बढ़ेंगे भी। और मेरा अनुमान है कि 30,000 अगर अब है तो कुछ दिनों में ये 40-50 तक पहुंचेगा। लेकिन मोर्टेलिटी मुझे लग रहा है बहुत कम है और हार्डली 4-5% पेशेंट को वेंटिलेटर्स की नौबत आ रही है। और अधिकतर मैंने बहुत केसेस स्टडी किए, और क्योंकि HCL में मैं ग्लोबल कोविड हेल्पलाइन पे भी हूँ, तो कई लोगों से बातचीत किया, और इवन एल्डरली जो कि डिजीज्ड हैं उनमें भी अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो पहला चीज़ है कि शायद हम लोग अब डरना हमने कम किया है। वायरस अपने आप में अभी भी इन्फेक्टिव है, मगर शायद हम लोगों ने डरना कम किया है, डर कम हुआ है, जिस वजह से कि हमको लग रहा है कि ये वायरस अब कम होने लगा है। और दूसरी चीज़ एक है कि पीक डेफिनेटली स्टीप नहीं है, मतलब एकदम स्टेबल तो डेफिनेटली नहीं हुआ है, मगर आप कहेंगे कि एकदम स्टीप पीक है वैसा भी नहीं आ रहा है, और ना ही अभी कर्व स्टेबल हुआ है, प्लेटो कर्व भी नहीं हुआ है इंडिया में, बट स्टीप राइज भी नहीं हुआ है। तो ये एक चीज़ पॉजिटिव चीज़ है। और दूसरा ये देखा गया कि जिन लोगों को कोविड में सिम्टम्स बुखार के साथ ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी के नहीं है और ज़्यादातर एब्डोमिनल सिम्टम्स हैं, यानी कि डायरिया वायरिया, और साथ में मान लीजिए कि GI के सिम्टम्स जैसे लॉस ऑफ स्मेल, गंध को और सुगंध को नहीं पहचानना, लॉस ऑफ टेस्ट को नहीं समझ पाना, इन लोगों में देखा गया कि रिकवरी बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं अनुभव ये कह रहा है कि प्रेजेंट टाइम्स में कोरोना वैसे तो वीक नहीं हुआ है, बट हाँ, क्योंकि अब मल्टीप्लिकेशन होगा तो कहीं ना कहीं एक स्टेज आएगा कि मल्टीप्लाई करते करते वायरस उतना लीथल नहीं होगा। तो वो लग रहा है कि वैसा स्टेज आने लगा है कि वायरस उतना लीथल अब शायद नहीं है, और शायद उससे ज़्यादा कि हम लोगों की अब जानकारी बहुत बढ़ गई है, अनुभव ट्रीटमेंट का बढ़ गया है, और मेडिकेशंस जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इंडियन मेडिकेशंस, शायद उसमें हमें बेनिफिशियल इफेक्ट दे रहा है। और इंडिया में खास करके एक और चीज़ मुझे लग रहा है कि क्योंकि इंडियंस हमेशा ज़्यादा अंडर नरिश्ड रहे, माल नरिश्ड रहे, कई बीमारियों को सफ़र किया, तो हम लोगों को इम्यूनिटी पहले से दूसरों से बेटर है, मतलब एज़ कम्पेयर टू वेस्ट। और दूसरा यंगिश पॉपुलेशन है, BCG वैक्सीनेशन
का भी एक रोल माना गया था अर्लियर, उसका कोई प्रूफ नहीं मिला, WHO ने उसको मना कर दिया, बट कहीं ना कहीं वो भी एक फैक्टर रहा होगा जिस वजह से कि हम लोगों की इम्यूनिटी बेटर है। अगर आप देखें तो हॉटस्पॉट्स, नंबर ऑफ हॉटस्पॉट्स इंडिया में उतने नहीं बढ़ रहे हैं, और हॉटस्पॉट्स में भले नया पॉपुलेशन ही ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है कि बार बार पुराने पॉपुलेशन इफेक्ट हो रहे हैं कि जैसे कि आज उनको कोरोना हो गया दोबारा से उन्हीं को हो रहा है, ऐसा नहीं देखा जा रहा है। नए हॉटस्पॉट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं देखे जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हॉटस्पॉट्स हैं, हॉटस्पॉट्स बढ़ नहीं रहे हैं, पॉपुलेशन जो नया है उसको इफेक्ट हो रहा है, ऑलरेडी री इन्फेक्ट लोग नहीं हो रहे हैं। तो प्रॉबेबली इस वायरस की जो टेंडेंसी थी, जो लग रही थी कि ये बहुत ज़्यादा अटैकिंग है और बहुत ज़्यादा लीथल हो सकता है, वैसा नहीं लग रहा है। बट डेफिनेटली जो एल्डरली पॉपुलेशन है और जो यंगर पॉपुलेशन है जो डिजीज्ड है, और एल्डरली पॉपुलेशन में जो डिजीज्ड है वो हाई रिस्क पे है, और उनमें देखा जा रहा है कि वो वेंटिलेटर पे जाने की नौबत आ रही है, और वेंटिलेटर पे जाने की वजह से अधिकतर लोग, बहुत कम लोग देखा गया है कि वेंटिलेटर से बच पाए हैं। तो अब हम लोगों का ये मानना है कि अगर जैसे वैक्सीन ट्रायल में है, कहा गया है कि अगस्त 15 जो है वो डेडलाइन है, उस टाइम तक निकल आएगा वैक्सीन, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता ऐसा हो पाएगा। अभी क्लिनिकल ट्रायल के स्टेज पे है, और इसको ह्यूमन ट्रायल तक आते आते, फेज़ 1 फेज़ 2 आते आते मुझे लगता है सितंबर अक्टूबर से पहले नहीं हो पाएगा, चाहे ग्लोबली चाहे इंडिया में। तो वैक्सीन अगर आता है तो क्या उसे हमें ले लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? मेरे नज़र से अगर आप देखेंगे तो नमस्कार हरिदर्शन जी, नमस्कार साकेत रंजन जी, नमस्कार रितु जी, कोई सवाल हो तो पूछिए सो दैट ये डिस्कशन आगे रहे। तो मुझे लग रहा है कि वैक्सीन जब तक कि उसकी सेफ्टी ना आ जाए कि हाँ ये प्रोफाइल में सेफ है, उसको लेने में हमें तो हिचकना ही पड़ेगा, क्योंकि सेफ्टी प्रोफाइल अगर आ जाता है, अगेन इवन इफ इट इज़ 90% सेफ, तो बुजुर्गों को और डिजीज्ड इंडिविजुअल को, यानी कि जो बीमार हैं किसी भी कारण से, जैसे हाइपरटेंसिव हैं, डायबिटिक हैं, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, और एल्डरली पीपल हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको वैक्सीन ले लेना चाहिए। और अगर कोई जैसे प्रेग्नेंट लेडी है, वो भी रिस्क में रहती है, और अगर सेफ्टी में आ गया कि प्रेगनेंसी के दौरान लिया जा सकता है, तो उनको ले लेना चाहिए। लेकिन जो यंगस्टर्स हैं, जैसे आप लोग कैंपस क्रॉनिकल पे कर रहे हैं, तो कैंपस में अधिकतर तो बच्चे होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, तो यंगस्टर्स को मुझे लगता है कि नेचुरल इम्यूनिटी की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि अभी तक मेरे नज़र में मैंने अभी तक 1 या 2 ही यंगस्टर को देखा जिसकी डेथ हुई, और लेकिन उनमें भी पहले से टीबी, बहुत एक्सेसिव स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब हैबिट्स थे। तो जो गुड यंगस्टर्स हैं, सो कॉल्ड गुड यंगस्टर्स, जिनमें कि वैसे डिजीज़ नहीं है और हैबिट्स भी अच्छे हैं, उनको नेचुरली इम्यून करने का सोचना चाहिए कि अगर वायरस आ भी जाए, ना आए तो वैसे भी बच गए, अगर आ भी जाए तो वो हल्का फुल्का बीमारी होगा, सर्दी खांसी जुकाम या पेट में दर्द, लूज मोशन या लॉस ऑफ स्मेल, और वो बच के निकल जाएंगे और उनको नेचुरल इम्यूनिटी आ जाएगी। 100% वैक्सीन जो आजकल, जो अभी जो लेटेस्ट, अभी जो मतलब लगभग आने वाला है, उसमें एक तो है जाइडस का ज़ाइकोव डी, और एक है कोवैक्सीन। अब इन दोनों वैक्सीन पे अच्छा खासा ट्रायल आ चुका है, और क्लिनिकल ट्रायल्स गिनी पिग, रैट्स, पिग्स, इन सब पे चल रहा है, अब लगभग कंप्लीशन पे है। तो अगर इसका सेफ्टी प्रोफाइल ठीक रहा तब तो इसको जो मैंने बताया उस पर उनको लेना चाहिए। बट एज सच मुझे लगता है कि इम्यूनिटी अपने आप में बन जाएगी, और यंगस्टर्स को स्पेशली इस वायरस, इस व्हाट यू कॉल द वैक्सीन की शायद ज़रूरत ना ही पड़े। हरिदर्शन ठाकुर जी, अगर आप देख पा रहे हैं तो क्वेश्चंस पूछिए, वरना ये वन वे हो जाएगा, और वन वे टॉपिक्स आर ऑलवेज बोरिंग। रितु जी, आप भी देख रही हैं तो क्वेश्चन पूछिए। साकेत रंजन जी, क्योंकि 4 ही लोग मुझे दिख पा रहे हैं, तो अगर कोई क्वेश्चन है इसको रिलेटेड। और कोरोना इंडिया में, और एक चीज़ है कि ऐसा लग रहा है कि जो इंडिया में जो कोविड आया है, ये मे बी इट इज़ अ म्यूटेंट वैरायटी, और जो वेस्ट में जो कोविड था या है, वो हो सकता है कि ज़्यादा लीथल रहा हो, और इंडिया में जो आया वो मे बी इट इज़ नॉट वेरी लीथल। एस टाइप आया इंडिया में, तो वो उतना लीथल हो सकता है ना रहा हो, और रैपिड मल्टीप्लिकेशंस होता रहा। ये सारे थियरीज हैं, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया कि कोविड-19 सिंड्रोम मैं लेके चलूँगा, क्योंकि ये ऐसा सिंड्रोम है
सुधीर जी नमस्कार, जिसका कि 100% आंसर्स आज तक किसी ने दिया नहीं है और ना ही दे पाएगा। एवरी टाइम ये चेंजेस आ रहे हैं, रैपिड टेस्टिंग हो रही है। पहले कहा गया कि रैपिड टेस्टिंग में फॉल्ट्स हैं, लेकिन अब रैपिड टेस्टिंग करना चाहिए। और मेरा और एक सोच है कि गवर्नमेंट को मास स्केल पे अब रैपिड टेस्टिंग करके आईजीजी लेवल्स देखना चाहिए, क्योंकि आईजीजी लेवल्स अगर आप में बढ़े हुए हैं, पॉजिटिव हैं आईजीजी, तो दैट मीन्स कि आप लोगों में, हम लोगों में इम्यूनिटी आ गई, और वो इम्यूनिटी जो कि एटलीस्ट ये सीज़न अपने को पार कर दे। और इन्फ्लुएंजा का हर सीज़न के लिए ही चाहिए होता है इम्यूनिटी। तो जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, और अगर जो आदमी आज के डेट में चाहता है कोविड से बचना, सौरभ रंजन जी नमस्कार, जो बचना चाहता है, इसके लिए खास करके कोई मेडिसिन तो है नहीं। आपका मेडिसिन अभी तक के रिसर्च के हिसाब से द बेस्ट मेडिसिन इज आइसोलेशन, क्वारंटाइन और आइसोलेशन। सौरभ रंजन जी नमस्कार, सॉरी राजन जी नमस्कार। हर बार मेरे से ये राजन और रंजन में हमेशा कन्फ्यूज़न हो जाता है। नाम तो मैं देख लेता हूँ राजन, लेकिन क्योंकि मेरे एक अभिन्न मित्र का नाम रंजन है, तो नाम मुंह से रंजन ही हर वक्त निकलता है। सॉरी सौरभ जी। तो सौरभ, राजन जी नमस्कार। कोई प्रश्न हो तो पूछिए ज़रूर। तो मैं ये कह रहा था कि इस कोविड सिचुएशन में जो एक्सपीरियंसेस कह रहा है कि इससे बचने का बेस्ट उपाय तो अभी के डेट में आइसोलेशन है, और आइसोलेशन के अलावा इम्यूनिटी को एनहांस करना। इम्यूनिटी एनहांस करने का तरीका है जो नेचुरल अपने पास जो खाना पीना है, जो इंडियन फूड है, जिसमें अदरक, लहसुन और नींबू का प्रयोग ज़्यादा, और गर्म पानी में स्पेशली नींबू डाल के, अदरवाइज ऑल्सो गर्म पानी लेना, और स्टीम गार्गल्स करना विथ सॉल्टेड वाटर के साथ। गौरव शर्मा जी नमस्कार। और स्पेशली भोजन के बाद, यानी कि आपने जब खाना खा लिया, 3 टाइम खाना खाते हैं, उसके बाद अगर आप स्टीम और गार्गल्स लेते हैं तो वो ज़्यादा फायदेमंद है, ऐसा देखा गया है। इसके अलावा एज सच कोई उपाय दिख नहीं रहा है। हम लोग तो जो देख रहे हैं कि डे बाय डे नंबर ऑफ कोरोना केसेस बढ़ता जा रहा है, बट हाँ, मोर्टेलिटी रेट घट रहा है, लगभग 3 से 4% पे ही स्टैग्नेटेड है तब जब से इंडिया में शुरू हुआ है। और इम्पॉर्टेंटली रिकवरी रेट अगर आप देखें तो कुछ दिन तक 63% था, और वो बढ़ते बढ़ते अराउंड 70 तक पहुंच जाएगा। तो अगर किसी बीमारी की अगर 60 to 70% आ गई है, तो दैट मीन्स कि वो अब धीरे धीरे उसकी लिथैलिटी तो कम हुई ही डेफिनेटली है। तो लिथैलिटी आपकी, मतलब मोर्टेलिटी जिसको कहते हैं, वो घटा ही है, डेफिनेट है। बट गरीब और अमीर, इन दोनों में ये वायरस इकट्ठे एक जैसा ही बिहेव करेगा। ऐसा नहीं मिलने को आ रहा है, देखने को आ रहा है कि गरीब इस बार ज़्यादा विक्टिम हो रहा है और अमीर बचे हुए हैं। इनफैक्ट इस बार उल्टा देखने को आ रहा है। और ये बीमारी मुझे लगता है इसलिए ज़्यादा नाम में आया क्योंकि अमीर ज़्यादा इफेक्ट हुए, और अमीर के पास ही बीमारियों की और भी खजानाएँ थी, तो वो ज़्यादा इफेक्ट हुए। और जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स थे, कॉमन मैन थे, या जो पुअर पीपल थे, उनका डाइट और लाइफस्टाइल बहुत ही नॉर्मल रहा, खाना पीना, और बीमारियां उनको मिली ज़्यादा, इन्फेक्टिव डिजीज़, तो वो ज़्यादातर इम्यून रहे। तो मुझे तो ये लग रहा है कि इंडिया में अभी पीक आया नहीं है और पीक आएगा, मगर चाहे वो बढ़े या ना बढ़े, हम लोग लेकिन बेटर फेयर कर रहे हैं और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बेटर है। लेकिन जिन लोगों की इम्यूनिटी डाउन है, यानी कि बुजुर्ग और डायबिटिक और प्रेग्नेंट लेडी, सौरभ राजन जी आप पूछ रहे हैं कोरोना में रनिंग नोज एंड ड्राई कफ दोनों होता है क्या? बिल्कुल होता है। और कोरोना में तो देखा गया है, अक्सर स्टार्टिंग जब हुआ था तो कोरोना में ड्राई कफ ही बोल के शुरू हुआ था। लोग कह रहे थे कि ड्राई कफ के साथ अगर फीवर है तो कोरोना लेबल किया जाए, मगर अब जो हम लोग हिस्ट्री ले रहे हैं उसमें दिख रहा है कि केवल रनिंग नोज एंड फीवर, यानी कि सिंपल सर्दी जुकाम, उसमें कोविड पॉजिटिव आ रहा है। दरअसल कोविड जो है वो तो है तो रेस्पिरेटरी वायरस, लेकिन अब ये दिखने को आ रहा है कि इट इज इन्फेक्टिंग ऑल द सिस्टम्स, और ये हाइपर कोएगुलेबल स्टेट हो गया है, यानी कि आपके सारे सिस्टम को इफेक्ट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग ब्रेन, लंग्स, हार्ट, स्ट्रोक, हार्ट अटैक्स, बहुत कुछ दिखने को मिल रहा है। अरुण मिश्रा जी, सर इसमें आप लिख रहे हैं कि सर इसमें गिलोय का फ़ायदा होता है। मुझे लग रहा है इंडिया में, आप एक सोच के देखिए कि क्या कोई ऐसा खाना पीना है वेस्टर्न वर्ल्ड में, क्या किसी भी बीमारी में आप लोगों ने सुना है कि पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच प्रोटेक्टिव है? हम लोगों ने तो नहीं सुना। लेकिन इंडिया का
लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या पतंजलि सिस्टम प्रोटेक्ट करेगा, आयुर्वेदा सिस्टम प्रोटेक्ट करेगा, क्या गिलोय प्रोटेक्टिव है या अदरक लहसुन प्रोटेक्टिव है। लेकिन इवन WHO कह रहा है कि गार्गल्स और अपना अदरक लहसुन नींबू कुछ हद तक प्रोटेक्टिव है और एटलीस्ट साइड इफेक्ट नहीं दे रहा है, और विटामिन सी तो दे ही रहा है। तो मेरे ख्याल से वो ले लेना चाहिए और इसमें नुकसान नहीं होने वाला, फ़ायदा होने वाला है। बट हाँ, एक चीज़ रहेगा कि अगर आप काढ़ा और देसी उपाय ज़्यादा करते हैं तो किडनी फंक्शंस जरूर करा लिया करिए, ECG और किडनी फंक्शंस, क्योंकि अगर कुछ करेगा तो साइड इफ़ेक्ट किडनी को ही करेगा, तो वो हमें देख लेना चाहिए। और कोई प्रश्न है तो ज़रूर पूछिए आप लोग। अब कोरोना एक्चुअली इतना बूढ़ा हो चुका है, तो समझ भी आ रहा है कि बूढ़ा हो गया, थक गया है, तो इंडिया में तो बहुत ज़्यादा वो भागने भी लगा है और लोग अब इतना इन्फॉर्म्ड हैं कि उनको डर नहीं लग रहा है। बट मैं एक चीज़ ऑब्जर्व मैंने किया कि साउथ एंड नॉर्थ में ज़्यादा डिवाइड है, हर सिटी में अलग अलग आ रहा है। जो चेन्नई के कोविड पेशेंट्स हैं उनका प्रेजेंटेशन और दिल्ली के कोविड पेशेंट्स में अंतर है। सिमिलरली महाराष्ट्र के कोविड पेशेंट्स में और नोएडा के कोविड पेशेंट्स में और बिहार के कोविड पेशेंट्स में अंतर है। गौरव शर्मा जी, ओके, यू आर स्टडिंग MBBS, तो कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हैं गौरव जी, ये भी लिखिए। तो गौरव जी को तो काफ़ी अच्छा जानकारी होगा। और मैं वैसे बता दूं, मैं क्लिनिकल कार्डियोलॉजिस्ट ज़्यादा हूं, तो टेक्निकली मैं कार्डियक चीज़ें ज़्यादा देखता हूं। बट हाँ, आजकल क्योंकि कोविड हेल्पलाइन को डील कर रहा हूं तो मुझे वापस से MD डेज का पढ़ाई लिखाई करना पड़ा और उसको मतलब रिवाइज करना पड़ा और उसमें जाना पड़ा। तो मैं ये कह रहा था कि इस कोरोना काल में हमें 2-3 चीज़ों को याद रखना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड, ये बीमारी ऐसी जानलेवा अब नहीं रही है। ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल भले ही बीमारी बढ़ रही है, लेकिन अरुण मिश्रा जी सर, ज़्यादा गर्म चीज़ों से ये समझ गया मैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पाइल्स का खतरा रहता है गर्म चीज़ें ज़्यादा लेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा मत लीजिए। वंस इन ए डे। स्टीम और गार्गल्स नुकसान नहीं करेगा क्योंकि वो तो लोकल होगा। गर्म पानी और ये सब ज़्यादा नुकसान कर सकता है। बट पाइल्स के अलावा जो पाइल्स तो फिर भी नॉट सो बैड, बट जो असली चीज़ें हैं जो कि नुकसानदायक लाइफ के लिए हो सकती है, वो किडनी एंड हार्ट है। तो उस पर ज़्यादा ज़रूर फॉलो करिएगा अगर आप काढ़ा और देसी उपचार करते हैं। देसी उपचार नुकसानदायक नहीं है, मगर इन चीज़ों को मॉनिटर करने की ज़रूरत है क्योंकि उस पर क्वेश्चन मार्क है। सुशांत तिवारी जी, सिचुएशन नॉर्मल तो कोई डॉक्टर बता नहीं पाएगा, क्योंकि अब सोचिए कि हम लोगों ने ये सोचा था कि चाइना इस कोरोना से उभर चुका है, बट वायरस दोबारा बीजिंग में आने लगा और न्यू पेशेंट्स को इफेक्ट कर रहा है। लकीली ये पुराने पेशेंट्स को नहीं कर रहा है, कंफर्म तो नहीं, लेकिन हाँ ज़्यादातर नए पेशेंट्स को ही कर रहा है, नए लोगों को कर रहा है। तो अभी बता देना मुश्किल है। मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि साल भर तो ये रहेगा, चाहे वो अक्टूबर 2019 से अगर आप गिनेंगे तो 2020 अक्टूबर तक रहना ही चाहिए, और जैसे जैसे ठंड आएगा तो बढ़ सकता है। फिर मैं बताऊंगा कि कोरोना सिंड्रोम है, तो हर थियरी इसमें गलत प्रूव हो रही है। पहले कहा गया कि टेम्परेचर इंडिया में ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगी तो इसका अलग तरीके का बिहेवियर होगा, ठंड में अलग तरीके का, बारिश में अलग टाइप का, लेकिन ऐसा कुछ देखा नहीं गया। एक ही चीज़ कॉन्स्टेंटली दिख रहा है इंडिया में कि रेट ऑफ रिकवरी बेटर है और मोर्टेलिटी कम है, यानी लोग कम मर रहे हैं और रेट ऑफ रिकवरी बेटर है। यंगस्टर्स, बच्चे और लेडीज़ समहाउ कम इफेक्ट हो रहे हैं और ज़्यादा बच रहे हैं। अगर हो भी रहे हैं तो उनमें सीवियरिटी कम देखा गया है। एल्डरली पॉपुलेशन, डिजीज्ड पॉपुलेशन और यंग में भी डिजीज्ड पॉपुलेशन ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। सौरभ राजन जी, 5 साल के बच्चे के लिए अगर वो एसिम्टोमेटिक है तो कुछ भी नहीं करना है, और अगर उसको रेस्पिरेटरी इश्यूज है तो जो हम एडल्ट्स को करते हैं स्टीम और गार्गल, अगर वो ले सके तो माँ गार्गल तो नहीं ले पाएगा, तो माँ भाप लेते हुए बैठ सकती है बच्चे के साथ। और जो सिंपल बच्चों का दवाई होता है, वेक्स हो गया आपका, एजिथ्रोमाइसिन हो गया बच्चे वाला डोज में सिरप, आप वो दे सकते हैं। बच्चों में जनरली ये सेल्फ लिमिटिंग है तो अपने आप ठीक हो जाता है। गौरव शर्मा जी, सर कोविड के मोर्टेलिटी हाँ 3% के लगभग है, और ये कॉन्स्टेंटली लगभग 3 से 4 में ही रह रहा है, चाहे केसेस बढ़ भी रहे हैं बट इतने में रह रहा है। तो इसीलिए मेरा मानना ये है कि हम लोगों को डरना कम चाहिए और हमें पॉजिटिवली इस बैटल को हमें जीतना चाहिए, और सभी के सहयोग के साथ। इसमें केवल डॉक्टर नहीं, इसमें डॉक्टर के साथ पेशेंट जो ट्रीटेड है, जो हो चुका है क्योर,
उसका अनुभव भी नोट करके हम लोगों को स्प्रेड करना चाहिए। तो जो मैंने देखा है, जो मैंने पेशेंट से बात किया है, तो उनका यही कहना था कि स्टीम दवाइयाँ सब ने यही लिया है, एजिथ्रोमाइसिन, HCQS और विटामिन सी, और अधिकतर लोगों ने जिंक का भी प्रिपरेशंस लिया और काढ़ा और गर्म पानी और सेकाई ये सब किया। सुरेंद्र कुमार भारती जी, वैक्सीन का क्लेम्स चल रहा है, लेकिन यही है कि अभी तक क्लिनिकल ट्रायल के स्टेज पर है, और अगर ह्यूमन ट्रायल्स में भी लिमिटेड है, और इसका सेफ्टी एफिकेसी जिसको कहते हैं लार्ज स्केल पे नहीं हुआ है, तो अभी तुरंत उसको हाँ या ना बोलना डिफ़िकल्ट है। और अभी ये ऐसे WHO ने उसको लिया भी नहीं है कि हम वैक्सीनेशन शुरू करें। तो बहुत सारे वैक्सीन पाइपलाइन में है। मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव न्यूज़ आना चाहिए सितंबर अक्टूबर तक। अगस्त का डेडलाइन तो मुझे लगता है मिस होगा। तो जो अनुभव कह रहा है कि स्टीम आफ्टर, मतलब खाने के बाद अगर लिया जाए स्टीम और गार्गल्स, तो बहुत इफेक्टिव है। असली इफेक्ट है जो पॉजिटिव माइंड के साथ इसको टैकल किया जाए, और सपोर्ट रहे डॉक्टर्स का भी और समाज का भी। नेगेटिव अप्रोच कभी ना रहे, समाज में ऐसा ना फैले कि ये बीमारी जानलेवा है या छुआछूत वाला है और मारपीट शुरू हो जाए। तो आप लोगों का उसमें बहुत बड़ा रोल है हमारे अलावा। कोरोना वॉरियर केवल डॉक्टर नहीं है, कोरोना वॉरियर हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ इंडिया है, हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड है, पॉलिटिकल सिस्टम है, आपका पुलिस सिस्टम है, आर्मी सिस्टम है। हर कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप ऑफ पीपल जो कोरोना को लेकर अवेयरनेस फैला रहे हैं, ये सारे कोरोना वॉरियर्स हैं। अवार्ड और रिवॉर्ड, क्लैप्स, फूल सबको मिलना चाहिए, केवल एक किसी को नहीं। इसमें आप सबका रोल बहुत ज़्यादा है अवेयरनेस फैलाने का। आप लोग यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स अधिकतर कोरोना में सेफ हैं, तो आप ही लोग आगे जाके बढ़ भी सकते हैं हेल्प्स करने के लिए। तो मेरे नज़र से देखेंगे तो आप लोग बेस्ट बेट हैं इस बीमारी से लड़ के, जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको बचाने के लिए, और अपने आप को वॉलंटियर करने के लिए वैक्सीन्स के दौरान। जब वैक्सीन ट्रायल्स आएंगे तब भी हमें लोग चाहिए होगा, क्योंकि अगर अदर नहीं, हम ह्यूमन ट्रायल्स नहीं लेंगे तो हम एग्जैक्टली उसको लॉन्च नहीं कर पाएंगे। तो ये आई थिंक आज के लिए ये सेशन इनफ है, और पॉजिटिव नोट के साथ हम एंड करते हैं कि इंडिया में कोविड सिनेरियो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं। पॉजिटिव चीज़ ये है कि रिकवरी रेट 60+ जा चुकी है। मोर्टेलिटी रेट हमेशा से 3 के अराउंड ही रही है, और मोर्टेलिटी रेट अधिकतर उन्हीं लोगों में है जो पहले से बीमार हैं, एल्डरली हैं, और या यंग भी हैं, तो काफ़ी सिक पेशेंट हैं। जनरली वुमेन, बच्चे रिकवर हो रहे हैं कंफर्टेबली या बीमार नहीं पड़ रहे हैं। वैक्सीन्स ट्रायल में है। इम्यूनिटी हमारे देश की कम से कम कंपेयर टू वेस्ट बेटर है। हमारा पॉपुलेशन यंगर ज़्यादा है, और क्योंकि ज़्यादा बीमारियों से झेलता है, इसीलिए लकीली हम लोग ज़्यादा इम्यून्ड हैं कोरोना को लेके। और शायद हमारे बीच में जो वायरस है वो उतना इफेक्टिव नहीं है, और इस वायरस की लिथैलिटी यानी मोर्टेलिटी जो है वो धीरे धीरे घट रही है, बढ़ नहीं रही है। ये हमारे लिए फ़ायदेमंद की बात है। और अवेयरनेस सभी मीडिया के थ्रू इतना अच्छा स्प्रेड हो चुका है कि लोगों में अब डर बहुत कम हो गया है। लेकिन टोटली इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। आज भी क्वारंटाइन और आइसोलेशन, अगर आपको कोई कहता है या आपको सिम्टम्स आते हैं तो टेस्ट कराइए, और फास्ट टेस्ट जो रैपिड टेस्ट है उसको ज़रूर कराइए, उससे आपकी इम्यूनिटी लेवल्स पता चलेगी। और डरिए मत, अगर वो कोविड सेंटर को भी ले जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, अनुभव लीजिए, अनुभव लीजिए। आखिर उसी सेंटर में हेल्थ केयर वर्कर भी तो काम कर रहा है। अनुभव लीजिए कि डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, GDA, सिक्योरिटी गार्ड, उस हेल्थ केयर वर्कर, उस टीम में सरकार में कैसे काम कर रहे हैं, उसका भी अनुभव लीजिए। गुड और बैड अनुभव लीजिए। कल को जब हम इससे बच के निकलेंगे तो हम ये बता पाएंगे कि प्री कोविड डेज कैसे थे, कोविड डेज कैसे थे, और पोस्ट कोविड डेज कैसे थे। ये हमारे लिए एक अनुभव होगा जो वंस इन 100 ईयर्स आया है, और हम लोग लक्की हों या अनलक्की हों, एटलीस्ट हम इस चीज़ को विटनेस कर पाएंगे। अगर हम सर्वाइव कर गए तो हम इसको विटनेस करके बताएं, लोगों को स्प्रेड करें, और अगर हम रिकवर कर गए हैं उसको भी नोट डाउन करें कि क्या डिफ़िकल्टीज़ हुई, और सोशल मीडिया पे भी शेयर करें और दोस्तों में भी शेयर करें, और पॉजिटिव माहौल बना के रखें। और वैक्सीनेशंस अब धीरे धीरे बाय सितंबर एंड मुझे लग रहा है कि आ ही जाएगा। और जैसे कि मैंने कहा कि एक सिंड्रोम है, हर समाचार अभी अधूरा है, और वैक्सीन में एल्डरली पॉपुलेशन, डिजीज्ड पॉपुलेशन, प्रेग्नेंट वुमेन, और अगर कोई रिस्क जोन में है
तो उसको वैक्सीन ले लेना चाहिए, प्रोवाइडेड कि उस वैक्सीन की सेफ्टी 90% एंड अबव है। अदरवाइज जो जनरल इम्यूनिटी, जो आपको नॉर्मल इम्यूनिटी आती है, दैट इज़ थ्रू इन्फेक्शन, उसको आने दीजिए, हम लोगों को ऐसा कुछ डैमेज नहीं करने वाला है। तो इसी के साथ मैं सभी आदमी को जो जुड़े उन सबको धन्यवाद दूंगा, और ख़ास धन्यवाद दूंगा अपने इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को, कैंपस क्रॉनिकल, और आशा करूंगा कि मेरे इस जानकारी से लोगों को फ़ायदा हुआ हो, और अगर कोई फीडबैक्स हो तो ज़रूर भेजिएगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।